सिंगल सेल जाइगोट से पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। आखिर कौन सा डिवीजन होता है और कैसे होता है ये डिवीजन, जानेंगे हम इस वीडियो में ब्यूटीफुल स्लाइड से। आई एम वेद विश्वकर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट। हमारे चैनल को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एकेडमिजी के नाम से। ये हमारा टेलीग्राम लिंक, और इसके अलावा जो है आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं मेरे पर्सनल जीमेल अकाउंट पे। तो चलिए हम चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जो है इंटरफेस में G1, S और G2 फेजेस के बारे में पढ़ लिया है। अब इंटरफेस के बाद हमको पढ़ना है, हम सभी लोगों को पढ़ना है M फेज। तो आज का लेक्चर हम M फेज से कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो मीनिंग होती है वो सेम होती है। आप लोग कहेंगे सर आप तो गलत बता रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सेल के लिए डिवीजन वर्ड भी यूज किया जाता है और सेल के लिए ही मल्टीप्लिकेशन वर्ड भी यूज किया जाता है। यानी कि एक सेल जब अपना नंबर बढ़ाता है वो अपने आप को डिवाइड करके अपने नंबर को बढ़ाता है। तो नंबर बढ़ाने के लिए भी हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। वहां पर सेल क्या हो रही है, डिवाइड होगी, अपने नंबर को बढ़ा रही है। और उसके अलावा उस सेल के लिए हम मल्टीप्लिकेशन वर्ड भी यूज करते हैं, यानी कि वो अपने नंबर को मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ही जो है बढ़ाता है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही वो अपने नंबर्स को बढ़ाता है। तो बायोलॉजी में जो डिवीजन और इसके अलावा जो है मल्टीप्लिकेशन दोनों ही सेम वर्ड है, दोनों ही एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है, आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है एम फेज। एम फेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एम फेज है क्या, इसके पहले हम लोगों ने इंटरफेस पढ़ा था। इंटरफेस में क्या होता है, सेल ग्रोथ करती है। उसके लिए इंटरफेस में G1, S और G2 ये सारे फेजेस आते हैं। ग्रोथ 1 फेज में सेल ग्रोथ करती है और इसके अलावा जो प्रोटीन्स होती हैं, जो DNA पॉलीमरेज होता है वो बनता है, RNA का फॉर्मेशन होता है। ये सभी आगे चल करके सिंथेसिस फेज S फेज में यूज होते हैं और DNA का रेप्लिकेशन होता है। DNA के रेप्लिकेशन के बाद में G2 फेज आती है और G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में जो है सेल जो होती है पहले रेप्लिकेट हो चुकी होती है, अब वो प्रिपेयर होती है किसके लिए, डिवीजन के लिए। यानी कि इसके बाद में अब उसका न्यूक्लियर डिवीजन होना है। तो न्यूक्लियर डिवीजन के लिए वो जो है कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस करती है जिनको कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बोलते हैं, जिनसे कि स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। और वो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस को जो है डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो हम लोगों को इंटरफेज के बाद जो है जो मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं, वहां से कंटिन्यू करना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एम फेज की। एम फेज है क्या, एम फेज जो होता है represents the phase when the actual cell division or mitosis occur। ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर एक्चुअली में जो सेल होती है वो डिवाइड होती है। यानी कि सेल जब डिवाइड होती है एक्चुअल में, उसी फेज को क्या बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं। नेक्स्ट, एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज कहां से स्टार्ट होता है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, एम फेज जो है वो स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से, corresponding to the separation of daughter chromosome। यानी कि उनके जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जिसको कि क्या बोलते हैं, अगर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो रहा है, यानी कि अगर न्यूक्लियस का सेपरेशन हो रहा है, तो उसके लिए कैरियोकाइनेसिस वर्ड यूज किया जाता है। और एंड किस पर होता है, एम फेज की स्टार्टिंग में कैरियोकाइनेसिस होता है और एम फेज के एंड में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। यानी कि उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो सबसे पहले क्या होना है, सबसे पहले जो है कैरियोकाइनेसिस होनी है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद तब पूरी की पूरी सेल जो है वो डिवाइड होगी। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की। जरूरी थोड़े ना है कि जो सेल है, सेल तो कई टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, यूकैरियोटिक सेल होती हैं। अब ये दोनों टाइप की सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से जो है डिवाइड होती हैं। अगर हम सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में भी दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है प्लांट सेल और दूसरी होती है
एनिमल सेल। तो ये सारी सेल जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से डिवाइड होती हैं। आप सभी लोगों को पता होगा 3 टाइप की सेल होती हैं। तो सेम उसी तरह से 3 टाइप के डिवीजन भी होंगे। पहला डिवीजन एमेटोसिस, दूसरा डिवीजन मिटोसिस और तीसरा डिवीजन जो है मियोसिस। बात करते हैं एमेटोसिस की। एमेटोसिस बहुत ही सिंपल टाइप का डिवीजन है। मिटोसिस के थ्रू पूरा का पूरा ये जो जाइगोट है, सिंगल सेल जाइगोट, इसी से पूरी की पूरी बॉडी बनती है। तो उनमें कौन सा डिवीजन होता है? जाइगोट में मिटोसिस होती है, जिसके थ्रू जो होता है पूरी की पूरी बॉडी बनती है। अच्छा सोचिए, अगर मिटोसिस ना होता तो क्या होता? हम लोग केवल हमेशा जो है जाइगोट के फेज में रहते, एक सिंगल सेल के फेज में रहते। तो क्या ये सारी चीजें जो अरेंज हो रही हैं नेचर में, क्या हम लोग देख सकते थे? ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म शो हो करती है हमारी बॉडी, क्या हम इन सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं? सोच के देखिए, ऐसा हो सकता था अथवा नहीं। नेक्स्ट है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस जर्म सेल्स में होता है। मियोसिस के थ्रू क्या बनते हैं? मियोसिस के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो सोचिए, अगर मियोसिस ना होता तो गैमेट ना बनते, और अगर गैमेट ना बनते तो नेचर में आज हमें जो स्पीसीज, एनिमल और प्लांट स्पीसीज की इतनी सारी वेराइटीज देखने को मिलती हैं, क्या वो देखने को मिलती? एक बार आप इसके बारे में सोच करके देखिएगा। तो ये तीनों ही टाइप के सेल डिवीजन को हम लोगों को जो है पढ़ना है, समझना है। तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम है सेल डिवीजन या फिर मेटासिस का। जो मेटासिस में जितने सारे फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इन सभी को जो है डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। तो हम लोग जो है इस जो है तीनों टाइप के डिवीजन को डिटेल में जो है समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहेंगे ये इतना ब्यूटीफुल सा डायग्राम, ये क्या आ गया यहाँ पर? देखिए क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है। आप बता सकते हैं कि ये स्लाइड जो है ये किसकी स्लाइड है? ये बैक्टीरिया है जो इतनी तेजी से डिवाइड हो रहे हैं। सोचिए, बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत तेजी से डिवाइड क्यों होते हैं? बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है वो इतनी तेजी से डिवाइड क्यों होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जो है इतनी स्लोली डिवाइड होती हैं? हम सभी लोग एक सिंगल सेल जाइगोट से अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं और इतनी बड़ी बॉडी होने में कितना टाइम लग जाता है। और वहीं अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो एक बैक्टीरिया 30 मिनट के अंदर डिवाइड होता है, और 1 से 2 बैक्टीरिया अगले 30 मिनट में, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये लगातार जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं। तो अगर इनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और ये इसी तरीके से अगर इसी रेट से डिवाइड होते रहेंगे तो कुछ टाइम में तो पूरी की पूरी अर्थ जो है वो बैक्टीरिया से भर जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। काफी सारे फैक्टर्स जो होते हैं इस डिवीजन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो ये जो दोनों फिगर्स हैं इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया के डिवीजन को दिखाया गया है और यहाँ पर भी एक सेल है जिसके डिवीजन को दिखाया गया है। ये दोनों ही डिवीजन बहुत ही सिंपल टाइप के डिवीजन है, और इस टाइप के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं एमेटोसिस। तो एमेटोसिस किसमें होता है? एमेटोसिस जो होता है वो मोस्टली जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, बैक्टीरिया में होता है, और इसके अलावा अमीबा और पैरामीशियम, इन सभी में क्या होता है? ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन सभी में एमेटोसिस होता है। एमेटोसिस को और क्या कहते हैं? एमेटोसिस को जो है कैरियोस्टिनोसिस भी बोलते हैं। एमेटोसिस को और क्या बोलते हैं? कैरियोस्टिनोसिस भी बोलते हैं, जिसको कि क्या कहा जा सकता है? जो कि डायरेक्ट सेल डिवीजन या बाइनरी फिजन है। एक सेल जो है, एक कोई सेल है, इस तरीके से बीच में से डायरेक्टली अगर डिवाइड हो जाए तो इस टाइप के सेल डिवीजन को ही हम क्या बोलते हैं? एमेटोसिस बोलते हैं। और ये सबसे सिंपल टाइप की जो है डिवीजन है। इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। सेल डिवीजन बाय सिंपल क्लीवेज। ऐसे एक सेल है और वो जो है दोनों, उसका जो न्यूक्लियस है पहले वो डिवाइड होता है और बाद में पूरी की पूरी सेल डिवाइड हो जाती है। तो सिंपल क्लीवेज ऑफ द न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो, फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन। यानी कि मेटासिस और मियोसिस के लिए स्पिंडल फॉर्मेशन होना जरूरी है, बट क्या एमेटोसिस के लिए स्पिंडल फॉर्मेशन होना जरूरी है?
तो ऐसा नहीं है। विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है ये डिवीजन होता है और इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं वो अलग होते हैं। मोस्टली ऑब्जर्व इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मोस्टली किसमें देखा जाता है? ये मोस्टली जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। जैसे कि ये बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया की सेल जो होती है वो तेजी से एमेटोडिकली डिवाइड होती है। अब अगर हम बात करें कि ये डिवीजन इतना फास्ट क्यों होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से फास्ट जो है क्यों डिवाइड होती है, तो इनके पास में ना तो न्यूक्लियस है, बैक्टीरिया के पास में, प्रोकैरियोटिक सेल के पास में ना तो न्यूक्लियस है और ना ही जो है सेंट्रोसोम्स वगैरह है। अब ये सारे ऑर्गेनल अगर नहीं है तो इनके डिवाइड होने में कम टाइम लगता है और ये तेजी से जो है डिवाइड होते हैं। सोचिए अगर सेल ऑर्गेनल होता तो फिर डिवाइड होने में टाइम लगता क्योंकि वो भी डिवाइड होते। तो इससे बेटर क्या है, इन सभी के पास में ऐसे सेल ऑर्गेनल नहीं है, ना तो सेंट्रोसोम है और ना ही एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। तो इन दोनों चीजों के ना होने की वजह से जो बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो काफी तेजी से डिवाइड होती है। तो हम सभी लोगों ने एमेटॉसिस को जो है समझ लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे टाइप के सेल डिवीजन की। दूसरे टाइप के सेल डिवीजन जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिसको कि हम बोलेंगे मेटासिस। मेटासिस को अब हम लोगों को समझना है। तो मेटासिस क्या है? मेटासिस जो है यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, यानी कि एक सेल अगर 2n है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड स्टेज में है, तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड सेल का अगर फॉर्मेशन होना है तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर जो है मेटासिस होगी। यानी कि जो पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल है, जो पेरेंटियल सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें डॉटर सेल्स में भी अगर चाहिए तो उसके लिए कौन सा डिवीजन कराना होगा, तो उसके लिए जो है हम लोगों को मेटासिस कराना होगा। यानी कि जितना पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिवीजन के बाद में भी है, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ, जितना पहले था उतना बाद में है। तो मेटासिस जो है यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट, यानी कि इस टाइप के डिवीजन में किसी भी टाइप का वेरिएशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। एक सेल से बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर सेल ही जो है दूसरी वाली फॉर्म होगी, यानी कि जो डॉटर सेल्स होंगी वो पेरेंटियल सेल के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। तो मेटासिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो होगा जो इस मेटासिस को स्टार्ट करता होगा। अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इन सबके जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स जो कि क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि मेटासिस को इंक्रीज करते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मेटासिस को इंड्यूस करने वाले फैक्टर को मेटोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटोजेंस कहा जाता है। मेटोजेंस, मेटोजेंस कहा जाता है। मेटासिस को इंड्यूस करने वाले फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, मेटोजेंस बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्लांट में एक प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन, जो कि क्या किसकी तरह वर्क करता है, जो कि मेटोजेन की तरह जो है वर्क करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोगेनी सेल्स इज द सेम, यानी कि जो पेरेंट में है वही प्रोगेनी में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। यानी कि दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, पेरेंट में और प्रोगेनी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होने की वजह से इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट, दो फॉर द कन्वीनियंस मेटासिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, यानी कि अपनी सुविधा के लिए हम मेटासिस को जो है कितने स्टेज में डिवाइड करते हैं, 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। एक मेटासिस में जो स्टेजेस आते हैं अपनी सुविधा के अनुसार हम उनको जो है 4 स्टेज में डिवाइड करेंगे, लेकिन किसको डिवाइड करेंगे, उसके कैरियोकाइनेसिस को। मेटासिस के कैरियोकाइनेसिस को हम 4 स्टेज में डिवाइड करेंगे। इट इज
वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन को समझने के लिए ये काफी आवश्यक है कि हम मिटोसिस के जो न्यूक्लियर डिवीजन है उसको टोटल 4 स्टेज में डिवाइड कर लें और उन चारों स्टेजेस में हम उसको अलग अलग अच्छे से समझ पाएंगे कि डिवीजन कैसे हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 स्टेजेस, यानी कि किसी भी टाइप के डिवीजन में पहले क्या होगा, अगर हम एम फेज की बात कर रहे हैं तो एम फेज में 2 चीजें होनी मस्ट है। क्या होना है, पहले तो होना है कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर होना है साइटोकाइनेसिस। तो अगर हम मिटोसिस की बात कर रहे हैं तो मिटोसिस में कैरियोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है टेलोफेज। यानी कि उन चारों स्टेज में उसके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर उसके बाद में उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम अगला देखते हैं, ये एक फिगर है मिटोसिस का कि ये जो चारों हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, उनको एक ही डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ से प्रोफेज स्टार्ट होगा, प्रोफेज के बाद प्रोमेटाफेज, प्रोमेटाफेज के बाद एक्चुअल मेटाफेज, फिर उसके बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टेलोफेज में क्या होना है, फिर उसके बाद में उसकी साइटोकाइनेसिस होना है। तो इन सभी को हम काफी डिटेल में जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेज से। पहले स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले स्टेज को क्या बोलेंगे, प्रोफेज। प्रो मींस पहले आने वाला, फेज का मतलब प्रावस्था हो गई, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्वावस्था। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे पूर्वावस्था। यानी कि जो पहले आएगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम दे देंगे प्रो नाम। तो पहले आने वाली फेज को क्या बोल रहे हैं, पहले आने वाली फेज को बोलते हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज से ही जो है एम फेज की स्टार्टिंग होगी। प्रोफेज है क्या, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ मेटासिस, follows the SNG2 phase ऑफ इंटरफेज। यानी कि G1 S और G2 के बाद में जो पहली स्टेज मेटासिस में आती है, उसका जो कैरियोकाइनेसिस का जो पहला स्टेज है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोफेज। यानी कि G1 S G2 फिर उसके बाद में कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज प्रोफेज। इसमें क्या हो रहा है, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन थस बी मार्क्ड बाय फॉलोइंग की इवेंट्स। प्रोफेज में कौन कौन से की इवेंट होने हैं, प्रोफेज को हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल से वीडियो के थ्रू भी समझेंगे, तब हमको काफी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि प्रोफेज में एक्चुअली में होता क्या है। पहले देख लेते हैं कुछ लाइंस को। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस्ड फ्रॉम कॉम्पैक्ट मेटाटिक क्रोमोसोम्स। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था पहले वो धागे नुमा उलझा हुआ पड़ा रहता है, क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में पड़ा होता है। ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं, ये कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि इकट्ठा होते हैं, संघनित होते हैं कॉम्पैक्ट मेटाटिक क्रोमोसोम। यानी कि अब ये क्रोमोसोम के फॉर्म में आने लगते हैं। पहले ये क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में ये क्रोमोसोम के रूप में व्यवस्थित रूप से कॉम्पैक्ट होकर के जो है क्रोमोसोम के फॉर्म में आने लगते हैं। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम कैसे होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो कुछ इस तरह से जो है हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। या ये जो है, ये दोनों जो है क्या है, ये सेंट्रोमियर है और इस सेंट्रोमियर से जो है क्रोमैटिड लगे होते हैं। ये दोनों क्या है, ये सभी, ये दोनों ऊपर और ये दोनों नीचे, ये दोनों क्रोमैटिड हैं जो कि एक सेंट्रोमियर से क्या है, जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। जो सेंट्रोसोम होता है वो भी डुप्लीकेट होता है इंटरफेज में। begins to move towards opposite pole of the cell, जो कि सेल के अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेगा। each centrosome radiate out microtubules, हर एक सेंट्रोसोम से
कुछ रेसे निकलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। वो किस प्रोटीन के बने होते हैं? ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन के बने होते हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं? जिनको कि एस्टर्स कहा जाता है। इसके बाद में द टू एस्टर्स टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म मेटाटिक अपरेटस, यानी कि ये जो रेसे हैं, कौन? एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर दोनों मिल करके मेटाटिक अपरेटस बनाएंगे, यानी कि डिवीजन में हेल्प करेंगे, क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के एंड पर जो सेल होगी when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope, यानी कि जब प्रोफेज का एंड होगा उस टाइम पर उसके पास में कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं रह जाएगा, इसके अलावा ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रह जाएगा, ना ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स रह जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं वो न्यूक्लियर एनवेलप से ही बनती हैं, वो चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या फिर वो चाहे जो है गोल्जी बॉडी हो, ये सभी जो होती हैं वो न्यूक्लियर एनवेलप से ही कंटिन्यूअस लगी होती हैं और उनसे ही बनती हैं, उनसे ही फॉर्म होती हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगी? न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ में क्या हो जाएंगी? गायब हो जाएंगी। और न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस भी होता है, वो न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्टिंग से देखते हैं, एक फिगर के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू, और समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है आखिरकार। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सेंट्रोसोम डिवाइड हो रहा है, उसी के साथ साथ में जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो भी जो है क्या हो चुका है? वो भी जो है गायब हो चुका है, वो भी जो है गायब हो चुका है। और जो क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? क्रोमोसोम जो है वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं, ये जो क्रोमोसोम है ये दोनों जो हैं, ये जो भुजाएं निकली हैं आर्म्स, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्रोमैटिड। इन आर्म्स को क्या बोलते हैं? इन आर्म्स को बोलते हैं क्रोमैटिड। यहाँ पे देखिए ये दोनों जैसे ही जा रहे हैं उसी टाइम पर न्यूक्लियस भी क्या हो रही है? उसी टाइम पर न्यूक्लियर एनवेलप भी जो है वो डिसअपीयर हो रहा है। सेंट्रोसोम जैसे ही किनारे पर पहुंचता है उसी के साथ साथ ही जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी जो होता है डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियस के बाद में हम बात करते हैं ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में ये दोनों आर्म्स वो दोनों क्या हैं? ये दोनों ही जो है क्रोमैटिड हैं, और ये जो बीच में जो दोनों क्रोमैटिड को जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने प्रोफेज को समझा। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में जो है पहले तो सेंट्रोसोम डिवाइड जो हो चुके थे उसके साथ साथ में न्यूक्लियर एनवेलप वो डिसअपीयर होगा, क्रोमोसोम उसके पहले ही कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और उनके क्रोमैटिड जो है वो हमको बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है इसके पहले जो है जान लेते हैं। मेटा मीन्स होता है बीच में, और फेज का मतलब अवस्था। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य अवस्था। मध्य अवस्था। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मेटाफेज में क्या क्या होना है? बाय दिस स्टेज कंडेंसन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। They can be observed clearly under the microscope, यानी कि अगर हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी है कि क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं तो हम जो है हमारे लिए कौन सा फेज सबसे बेस्ट होगा क्रोमोसोम को देखने के लिए? तो हमारे लिए जो है सबसे बेस्ट फेज मेटाफेज होता है क्रोमोसोम को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उनको जो है अच्छी तरह से मेटाफेज में देख सकते हैं। दिस देन is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied, यानी कि अगर हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करनी है, अध्ययन करना है कि क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं, तो उसके लिए मेटाफेज जो होता है वो सबसे बेस्ट फेज होता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें दिखाई पड़ते हैं। की फीचर्स की बात करें मेटाफेज की, तो मेटाफेज के की फीचर्स क्या क्या है? मेटाफेज का एक जो मेन की फीचर है वो है कि
कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं इस वीडियो में जो है ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पे लगते चले जाते हैं। ये सबसे मेन की फीचर होता है किसका? सबसे मेन की फीचर होता है मेटाफेज का। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम होता है इसके दोनों साइड में जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के दोनों ही साइड में क्या होते हैं? सेंट्रोमियर के दोनों ही साइड में काइनेटोकोर्स होते हैं। डिस्क के जैसी संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसी स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर्स बोलते हैं। The plane of alignment of the chromosome at the metaphase is referred as metaphase plate। यानी कि जो काइनेटोकोर्स होते हैं, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के दोनों साइड में जो डिस्क की जैसी संरचनाएं हैं जिनको कि काइनेटोकोर्स बोलते हैं, काइनेटोकोर्स से स्पिंडल फाइबर्स यानी कि किससे निकली हुई? सेंट्रोसोम से निकले हुए स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में ये खींचने के बाद इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन्ड along मेटाफेज प्लेट। यानी कि बीच में एक मेटाफेज प्लेट बनती है जिसके ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। और किसकी सहायता से? स्पिंडल फाइबर्स की सहायता से दोनों पोल्स की तरफ। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो दोनों पोल से निकलती हैं, काइनेटोकोर से जुड़ती हैं और वो उनको इस तरीके से व्यवस्थित कर देती हैं कि वो सभी मेटाफेज प्लेट पे क्या हो जाते हैं? आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। मेटाफेज प्लेट पे आकर के क्या हो जाएंगे? व्यवस्थित हो जाएंगे। इसको हम देख सकते हैं जो सेंट्रोमियर्स है, इन सेंट्रोमियर से क्या होगा? क्या निकल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स आगे जाकर के जो क्रोमोसोम्स हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर में दिखाई पड़ रहे हैं एक्स के शेप में, उनसे जाकर के ये अटैच होंगे और अटैच होने के साथ साथ में ये जो मेटाफेज है, ये जो बीच में एक लाइन आपको दिख रही होगी जिसके कि ऊपर से लेकर नीचे की तरफ ये सभी व्यवस्थित हो रहे हैं, इसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। उस पर ये सभी जो है खींच करके व्यवस्थित हो जाएंगे। यानी कि मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स की सहायता से मेटाफेज प्लेट पे ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेटाफेज जो है उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब मेटाफेज के बाद जो नेक्स्ट फेज है हम बात करते हैं एनाफेज की। जो एनाफेज है उसमें ऑनसेट ऑफ एनाफेज यानी कि एनाफेज के स्टार्टिंग में क्या होगा? ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज में क्या हुआ था? मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स थे ये मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो गए थे और इसके बाद में क्या होगा? एनाफेज में ये सभी जो होते हैं वो सेंट्रोमियर टूट करके अलग हो जाएगा और दोनों डॉटर क्रोमैटिड जो होती हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। तो एनाफेज का जो की फीचर है उसमें क्या होना है? उसके की फीचर में होना ये है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रोमियर से अलग होते हैं और डॉटर क्रोमैटिड जो होती हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। तो इन सारी चीजों को हम एक पॉइंट्स के रूप में देख लेते हैं। क्या होगा इसमें? जो है as each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remain directed toward the pole। यानी कि जो सेंट्रोमियर है हर एक क्रोमोसोम का वो पोल की तरफ डायरेक्टेड होगा एंड हेंस एट द लीडिंग एज विथ द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। यानी कि अगर कोई चीज एक्स के शेप में है, अगर कोई चीज जो है वो एक्स के शेप में है और वो बीच में से यानी कि यहाँ से जो है वो अलग होना स्टार्ट हो, कहाँ से? यहाँ से अगर वो अलग होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा? जब ये अलग होने लगेंगे तो उस टाइम पे जो ये हिस्सा पूरा का पूरा निकल करके अलग होगा और इधर साइड का ये हिस्सा निकल करके पूरा का पूरा अलग होगा। तो जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे?
सेंट्रोमियर कुछ इस तरीके से, ये जो सेंट्रोमियर हैं दोनों, ये किसकी तरफ होंगे, ये बीच में होंगे, और जो इनके आर्म्स होंगे, ये जो इनके क्रोमेटिड होंगे, क्रोमेटिड जो होंगे वो पोल्स की तरफ जो है वो, देखिए यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो इनका सेंट्रोमियर है वो पोल्स की तरफ खींचा जा रहा है और आर्म्स उससे दूर जो है वो जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो डिवाइड होंगे। एनाफेज स्टेज इज द कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग की इवेंट्स। एनाफेज में कौन कौन से की इवेंट होंगे, तो जो एनाफेज है उसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। सेंट्रोमियर क्या होगा, सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होगा, बीच में से अलग हो जाएगा, और क्रोमेटिड उसकी सेपरेट हो जाएंगी। क्रोमेटिड जो होंगी वो मूव टू अपोजिट पोल्स, क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इस वीडियो में देखिए, इसके पहले ये मेटाफेज प्लेट पे लगी हुई है और ये इनका जो सेंट्रोमियर था वो बीच में से डिवाइड हुआ, और उसके साथ साथ में जो क्रोमेटिड है वो भी डिवाइड होने लगते हैं। उनके डिवाइड होने के बाद में काइनेटोकोर जो कि सेंट्रोमियर के साइड में है, एक डिस्क शेप की संरचना है, उससे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं और वो इसको खींच करके जो है दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो एक साइड का क्रोमेटिड एक पोल की तरफ चला जाने लगता है, और दूसरे साइड का जो क्रोमेटिड है वो दूसरे पोल की तरफ जाने लगता है। तो एनाफेज का की फीचर क्या है, एनाफेज में ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से जो है अलग होते हैं, और उनके जो क्रोमेटिड होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही एनाफेज खत्म होगा तो फोर्थ और लास्ट जो फेज है वो आएगी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, टेलोफेज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंत्य अवस्था बोलेंगे। तो ये सबसे लास्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जिसको कि हम लोग टेलोफेज बोलते हैं, क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, यानी कि टेलोफेज में जो क्रोमेटिड होंगी वो अपने अपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो पहुंच जाएंगी, और वहां पे वापस से डीकंडेंस होंगी एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। और ये जो क्रोमोसोम का इनका स्ट्रक्चर होता है, एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होता है, वो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा और फिर से वो जो है क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में चेंज होना शुरू हो जाएंगी। The individual chromosomes can no longer be seen। अब ये जो क्रोमोसोम है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम, ये दिखाई नहीं पड़ेंगे, और इसकी जगह पर क्रोमैटिन मटेरियल tend to collect at each of the two poles, यानी कि दोनों जो पोल्स होंगे वहां पर ये जो क्रोमोसोम्स थे अब वो क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर हम टेलोफेज के की फीचर्स की बात करें तो कौन कौन से की इवेंट्स होते हैं, सेंट्रोसोम जो क्रोमोसोम है क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। डिस्क्रीट का मतलब होता है विभक्त, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग होना। तो डिस्क्रीट एलिमेंट के रूप में इनकी आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो जाती है और क्रोमोसोम का क्लस्टर अपोजिट साइड में बन जाता है। सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड, यानी कि जब ये सेपरेट हो जाएंगे अपोजिट पोल्स की तरफ ये क्रोमैटिन पहुंच जाएंगे और वो क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में चेंज हो जाएंगे, तो उसके बाद में उनके चारों तरफ वापस से न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और उसी के साथ साथ में जो है न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो वापस से जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज जैसे खत्म होगा उस टाइम पर एक ही सेल के अंदर हमको दो न्यूक्लियस जो है अपोजिट पोल्स की तरफ जो है दिखाई पड़ेंगे। इसको हम जो वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। टेलोफेज में क्या हुआ था, टेलोफेज में ये जो क्रोमैटिड होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ जो है स्पिंडल फाइबर्स की सहायता से मूव करती हैं, तो ये दोनों अपोजिट पोल्स पे जो है पहुंच चुके हैं। और इसके बाद में क्या है, टेलोफेज के बिल्कुल एंड में इनके चारों तरफ वापस से एक क्या बन रहा है, देखिए इनके चारों तरफ ये जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, इसके चारों तरफ वापस से जो है एक न्यूक्लियर एनवेलप बन रहा है
और न्यूक्लियर एनवेलप बनने के बाद में अब ये सेल जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगी, यानी कि इसका साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा क्लीवेज के द्वारा साइटोकाइनेसिस होगा और लास्ट में एक जो सेल है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो एक ही सेल के अंदर आप देख सकते हैं, एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस जो है बन चुके हैं। अब एक सेल के अंदर जब दो न्यूक्लियस हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो दोनों जो है अब डिवाइड हो जाएंगे साइटोकाइनेसिस के थ्रू। आगे हम देखते हैं, इन सभी को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज की। अगर हम मिटोसिस की बात कर रहे हैं तो मिटोसिस में जो दो चीजें मेन होती हैं, एक कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन, दूसरा जो है साइटोकाइनेसिस यानी कि उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस को चार फेज में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस के पहले फेज से, प्रोफेज से। प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप गायब होगा, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो धीरे धीरे कंडेंस होगा और क्रोमोसोम्स के रूप में चेंज हो जाएगा और सेंट्रोमियर अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाएंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी और इसके अलावा जो है न्यूक्लियोलस गायब हो जाएंगे। बात करते हैं प्रोफेज के बाद मेटाफेज की। मेटाफेज में ये सारे क्रोमोसोम्स होंगे, क्या होंगे, ये सारे क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट की तरफ व्यवस्थित हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर से जुड़ करके। मेटाफेज के बाद में एनाफेज आएगा। ये जो सेंट्रोमियर से जो क्रोमोसोम जुड़े हुए थे, क्रोमैटिड जो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे, अब ये वहां से जो है अलग होंगे और जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर देंगी। और एनाफेज के एंड में टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में वो अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे। वापस से वो जो है क्रोमैटिड जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमैटिड जो होंगे वो क्या बना लेंगे, वो सभी जो है क्रोमैटिन फाइबर्स बना लेंगे। उनके चारों तरफ जो है एक न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन हो जाएगा। वापस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस जो है वो बन जाएगा। और टेलोफेज के जस्ट बाद से ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी और साइटोकाइनेसिस के एंड पर हमें दो सेल जो है मिल जाएगी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जान लेते हैं कि कोई सेल डिवाइड क्यों होती है। कोई सेल तभी डिवाइड होगी, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक छोटे से कमरे में एक व्यक्ति है, उस कमरे की सारी चीजों को वो व्यक्ति मैनेज कर रहा है तो वो आसानी से मैनेज कर पाएगा। लेकिन अगर वही कमरा बड़ा हो जाए और वही अकेला व्यक्ति क्या उस कमरे को मैनेज कर पाएगा? सोच करके बताइए। वही अकेला व्यक्ति अब उस बड़े कमरे को मैनेज नहीं कर पाएगा, उसमें रखी हुई चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सेल के भी साथ में होता है। एक छोटी सी सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस बड़ा सा है, वो उसके सारे सेल ऑर्गेनेल को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा सेल की ग्रोथ होगी, सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता जाएगा और अगर साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा अब वो न्यूक्लियस जो है उन सारे सेल ऑर्गेनेल के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रख पाएगा। अब सेल अगर ग्रोथ कर रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए दो न्यूक्लियस जरूरी है, यानी कि सेल जब इंक्रीज करती है तो उसका न्यूक्लियस और उसके साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है वो क्या होता है, घटता चला जाता है। छोटी सेल के लिए न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है ज्यादा होता है, लेकिन एक बड़ी सेल के लिए न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है कम होता है। तो छोटे सेल में एक ही न्यूक्लियस से काम चल जा रहा है, लेकिन जब सेल की ग्रोथ होती है, उसके साइटोप्लाज्म जब इंक्रीज होता है तो उसको डिवीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बड़ी सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो उसके सारे सेल ऑर्गेनल के ऊपर कंट्रोल बना करके नहीं रख पाता है। तो जब भी सेल की ग्रोथ होगी तो ग्रोथ के बाद में डिवीजन होना भी जरूरी है, ताकि न्यूक्लियस जो है उसके सारे सेल ऑर्गेनल के ऊपर और उसके सारे फंक्शंस के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रख सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइटोकाइनेसिस को डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो है मिटोसिस का कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद हम लोगों को जो है डिस्कस करना है साइटोकाइनेसिस को। तो साइटोकाइनेसिस हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग जो है इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहिए। मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।